बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, लाहौर और लाहौर के गिरदोनवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, स्मॉग का एलिमेंट जारी है। कल भी हमने शो पे इससे रिलेटेड बात की। लिटरली वो वाली सिचुएशन है कि ब्रीदिंग के अपने मसाइल हैं और उसके साथ साथ बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। सो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऑफ है तो माय अपॉलॉजीज़, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्मॉग। पहले मैंने सोचा उसके लिए अपॉलोजाइज़ कर दूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि काम पे मैं आई हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए व्यूअर्स, जब इंसान ने कमिटमेंट कर दी है, कहीं पे आपने जॉब कर ली है या आपने एक मतलब जो कहते हैं ना कि आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट है एक जगह पे, तो आपकी एक कमिटमेंट है वहाँ पे। आपने अपनी वो कमिटमेंट, आपने जो जिम्मेदारी टेक ऑन की है उसको आपने पूरी तरीके से निभाना भी है। अब ये वाली बात करने का रीज़न, क्योंकि मुझे अब कल ही कोई कह रहा था कि यार इतनी देर से मॉर्निंग शो कर रही हो, आजकल स्मॉग है, उन्हें कहो कि यार हफ्ता 10 दिन कोई रिकॉर्डिंग चला, मतलब रिकॉर्डिंग के रिपीट पे चला दे प्रोग्राम। तो मुझे हंसी आई और मैंने कहा कि देखें, मॉर्निंग शो की होस्ट हूँ, सुख दुख दिन मतलब प्रॉब्लम इशू व्हाटएवर, कम हेलो हाई वाटर, हमारा शो लाइव है, हमारे शो ने डेली ऑन एयर जाना है। और स्मॉग कोई इतना अच्छा अगर कहें कि एक्सक्यूज़ या बहाना नहीं है कि बंदा कहे कि जी मैं शो नहीं कर रही 2 हफ्ते के लिए या हफ्ते के लिए 10 दिन। और देखिए ये एक इशू एग्जिस्ट करता है। सो व्यूअर्स, अपनी जॉब के साथ सिंसियर होना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आजकल होता क्या है कि लोग काम ऐसे करते हैं कि जैसे काम को मगरों ला रहे हैं। तो व्यूअर्स, जब हम काम करेंगे मगरों लाने के लिए या जान छुड़ाने के लिए या बिल्कुल बेयर मिनिमम करेंगे, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी उसी किस्म के आएंगे। और फिर जब प्रमोशंस नहीं होती और जब इंसान को मज़ीद काम में तरक्की नहीं होती, तो हम हैरान होते हैं और कहते हैं हो हाय, हमारा इतना टाइम हो गया है, हम इतनी देर से फ़लाँ जगह पे जॉब कर रहे हैं, हमें प्रमोशन नहीं मिली। जिसको प्रमोशन मिलती है, चलें जान पहचान की बेस पे भी मिली, तो पहले उसके काम को तो चेक करें। हो सकता है कि वो आपसे आपकी ही तरह की जॉब करते हुए आपसे ज़्यादा और बेहतर काम कर रहा हो, छुट्टियाँ ना करता हो, फोकस के साथ काम करता हो, सेल्फ स्टार्टर हो। मे बी वो कंपनी के लिए सिर्फ जॉब करने के बजाय कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि वो उनके लिए काम और लेके आ रहे हैं। देखिए, काम के मामले में कोई चैरिटी नहीं होती। लोगों को हमने मछली पकड़ना सिखाना है, उन्हें मछली नहीं देनी। ये बात मैं बड़े अरसे से कर रही हूँ कि टीच अ मैन टू फिश, डोंट गिव हिम अ फिश। हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी को टफ़ टाइम से भी गुजरते हुए देख रहे होते हैं तो हम उनको पैसे दे देंगे या वो जो अपनी जान जल्दी छुड़ाने वाला कोई मामला कर लेंगे, या अगर दिल ख़राब हो रहा है कि हाल उनके पास रेंट के पैसे नहीं है तो आपने उनको घर के किराए के पैसे दे दिए और सोचा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है। वैसे तो व्यूअर्स, एक लॉजिकल बात है, जो इंसान रोज़ी रोटी कमा रहा होगा उसको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो किसी को जॉब दिलवा देना या किसी को कोई ऐसी चीज़ कर देना एक बेहतर और मोर सेंसिबल चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे हैं व्यूअर्स, वेद पोस्ट, जो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग और ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मतलब जो बहुत एम्बेरस्ड होते हैं किसी से कोई फेवर मांगते हुए या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हुए। वो लोग क्या करें? अब उनको आप चैरिटी तो दे नहीं सकते ना, आप उनको सदका दे रह सकते हैं ना खैरात, तो देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ क्या उनको लगता भी है या अप्लाई भी करता है? अगर किसी इंसान की जॉब नहीं है, आप बार बार उसको पैसे देते रहेंगे, उसका मसला नहीं हल होता। आप उसको जॉब करा के देंगे, आप उसको कहीं पे इंटरव्यू करा देंगे या कहीं पे उसको जॉब लेने में उसकी हेल्प कर देंगे, आप उस बंदे के पूरी ज़िंदगी को सिक्योर कर देंगे रादर देन बार बार। अब देखिए ना, ये हमारी सोच होती है कि काम के मामले में नो चैरिटी। यही तो बात है, आप किसी के लिए मतलब चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना हेल्प कर सकते हैं कि किसी को कोई सिरा पकड़ा दे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को मतलब आपने करना है तो करें। बहुत से लोग करते हैं, बल्कि मुझे ये हमारे किसी बुज़ुर्ग ने ही समझाया था कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि दूसरों की मदद करेंगे, उनको कुछ दे देंगे जैसे पैसे या चीज़ें या दूसरे इस तरह के फ़ायदे दे देंगे तो उसका अगले का बेनिफिट हो जाएगा। एक्चुअली होता नहीं है व्यूअर्स। आपने इंसान को इंडिपेंडेंट करना है, उसको खुद मुख्तार करना है, उसको सिखाना है ज़िंदगी में आगे बढ़ना। बच्चों को देख लें आप, लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हर सहूलत, हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। इवन मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जिनके घर में चाहे काम करने वाली अम्मा हो या मेड हो या कोई स्टाफ का मेंबर हो हेल्प आउट करने के लिए या ना हो, उनके पेरेंट्स जो हैं उनके सारे काम करते हैं, इवन उनका बिस्तरा तक बनाना। अब 13-14 साल के बच्चे को क्या अपना बेड खुद नहीं बनाना चाहिए? क्या उसकी अम्मा का बनता है कि वो जाके उसका बिस्तरा बनाए? हम तो खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट लोगों को करते ही नहीं है, अपने बच्चों तक को।
हम घर बैठ के खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। फिर जब वो जॉब पे जाते हैं और वहाँ पे उनके नाज नखरे नहीं उठाए जाते तो वो बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और बागी हो जाते हैं या फिर नौकरियाँ छोड़ देते हैं। कितने ज़्यादा लोग हैं आजकल मुआशरे में, जिनको पाकिस्तान में, जिनको मैं देखती हूँ, जिनके बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन इतने स्पॉइल्ड और इतने ओवरली नाजों से पले हुए हैं कि वो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए आसानी प्रोवाइड करने के लिए अब एक बोझ बन गए हैं। जवान बच्चे घर पे बैठे हुए कहते जी मेरे से तो नहीं होता, मैं तो नहीं करूँगी, बॉस ने मेरे से ऊंची आवाज़ में बात की, फलां ने मेरे साथ ये किया। ओ भाई, नौकरी तो नौकरी है। और ये बहुत अरसे से मैं बात कहती आ रही हूँ कि नौकर की तो नखरा की। सो लोगों को आपने रास्ता दिखाना है और उसके साथ साथ अपने बच्चों को और यंग लोगों को तरीके से गाइड करके बड़ा करना है कि सेल्फ सफिशेंसी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ सफिशिएंट को अगर हम खुद अपना काम करें या लोगों को उनका अपना काम करना सिखाएं, तो जब इंसान जब उनकी मदद नहीं करते और उनको गाइडेंस देते हैं तो उनके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि वो खुद मुख्तार हो जाते हैं, तो वो भी बढ़ती है और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सो लोगों को मतलब असल मकसद तो हमारा ये होना चाहिए कि हम दूसरों को एम्पावर करें, उनको इतना इंडिपेंडेंट कर दें कि उनको किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। जब हम लोगों को वो जो कहते हैं ना स्पून फीड करते हैं, हर चीज़ जो है चम्मच से मुंह में डाल रहे हैं, पढ़ाई भी, उठना बैठना भी, घर के मामलात भी। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी गाइड नहीं करते कि आगे ज़िंदगी को कैसे जीना है। इतने हम छुई मुई किस्म के बच्चे अब इस दुनिया में आगे भेज रहे हैं कि उनसे कोई काम होता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उस बड़े माहौल में भी पढ़ते लिखते हुए उनका भट्टा बैठ जाता है, कॉलेज छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। सो द फैक्ट इज़ हमने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इंडिपेंडेंट करना है। मेरी एक दोस्त है, उसने अपनी बिज़नेस स्टार्ट की। उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि भाई तुम्हें मैं सेटअप करने में हेल्प कर दूंगा लेकिन चीज़ें तुमने सारी खुद करनी है। अच्छा, वो बार बार अपने हस्बैंड को कहे अच्छा ये नहीं मुझे समझ आ रही आप कर दें, अच्छा ये नहीं समझ आ रही मुझे आप कर दें। मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई ने सारी चीज़ें खुद ऑर्गेनाइज़ की, खुद अरेंज की, एक एक चीज़ उसकी डन की। अच्छा, अकाउंट्स भी भाई देख रहे थे, मतलब डिज़ाइनर थी तो मतलब कपड़े वगैरह बनाने का उसका बिज़नेस था। अच्छा, भाई जो है उन्होंने कपड़ों का भी काम, सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब एक एक चीज़ वो करते थे और सारी चीज़ें जो उनकी मैनेज होती थी वो उन्हीं के हस्बैंड के ऑफिस से होती थी। हस्बैंड ये कहता रहा कि यार ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, मेरे ऑफिस के लोग तो कर देंगे। हमारे सामने ये बात होती थी। बस व्यूअर्स, बुरा वक्त जो है वो बता के नहीं आता। उनके हस्बैंड को थोड़ा सा हार्ट का इशू हुआ, एक दफ़ा एक माइनर हार्ट अटैक हुआ, उनका बिज़नेस जो है वो सफ़र किया, उसका ज़रा भट्टा बैठ गया और कुछ अरसे के बाद, कुछ 6 मंथ्स के बाद उसी मतलब हमारे भाई को, अली नाम था उनका, अली भाई को बहुत मेजर हार्ट अटैक हुआ। 42 के 43 उनकी एज थी और उनकी डेथ हो गई। एक तो वो बेवा हो गई, ऊपर से इवन दो उसके पास बिज़नेस थी, उसको बिज़नेस चलानी नहीं आती थी। उसको ये नहीं पता था कि उसके अकाउंट्स का हिसाब कौन रखता है, अकाउंटेंट कौन है, उसको ये नहीं पता था कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनका वकील कौन है। कोई चीज़ की इस लड़की के पास डिटेल्स नहीं थी। और वो जो 6 महीने हस्बैंड का हार्ट का इशू हुआ, थोड़े से बीमार हुए, उनकी बिज़नेस ख़राब होनी शुरू हुई। अभी हस्बैंड की डेथ नहीं हुई थी, उनसे कुछ 2-3 हफ्ते पहले ऑफिस बंद हो गया, सील हो गया, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। अब सोचें कि उन्होंने अपनी बीवी को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस इस्टेब्लिश करके दे दी थी, लेकिन उनकी वाइफ को डिज़ाइन कपड़े करने के अलावा बाकी का काम आता ही नहीं था। और अब वो किसी डिज़ाइनर के पास जॉब कर रही हैं क्योंकि अपना उनको काम बंद करना पड़ा। अब देखें, अल्लाह उनके हस्बैंड को, अली भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। लेकिन कितनी बड़ी ट्रेजिडी है कि वो जो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी, के पहले से, किसी बुरे टाइम आने से पहले आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, कोई ऐसी चीज़ कर लें कि जब कोई टफ़ टाइम आए तो आप प्रॉब्लम में ना आए। आप सोचें कि तैयारी के बाद भी तैयारी पूरी नहीं थी, इस लिहाज से कि उसको कुछ करना ही नहीं आता था। सो व्यूअर्स, अगले इंसान को अगर आप चाह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे पेरेंट्स क्यों ना हो। मेरी अब एक दोस्त है, उसकी अम्मी ने अपना ऑनलाइन का फूड बिज़नेस स्टार्ट करना था। माँ है उसकी और आंटी ने उसको बड़ा डांटा भी कि भाई मैंने तुम्हें कहा है कि ये मुझे सोशल मीडिया पे ये वाली तस्वीर अपलोड कर दो। उसने अपनी मदर को इतना इंडिपेंडेंट कर दिया, वो कहती थी अम्मी आप खुद करें,
आपसे नहीं होएगा तो मैं आपको बता दूंगी, करेंगी आप खुद ही। अम्मी बार बार उसकी इरिटेट हुए। आज वो लड़की 3-4 लाख रुपए की जॉब कर रही थी पर मंथ, आज उसने अपनी मदर को ज्वाइन कर लिया कि उसकी मदर की बिजनेस जो है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे कमा रही है और टाइमिंग्स भी अपने हिसाब के। लेकिन उस लड़की की इंटेलिजेंस देखें कि उसने अपनी माँ को टोटल इंडिपेंडेंट किया। अम्मी खुद ऑर्डर्स ले रही हैं, अम्मी खुद, फिर उन्होंने एक लड़की उनको हायर करके दी और उस लड़की को भी मैनेज करना अपनी माँ को सिखाया। और उसकी मदर प्योर हाउसवाइफ थी जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हुए, और वो कोई मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, शायद उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है मैक्सिमम आंटी ने। सो बात ये है कि व्यूअर्स, बच्चे बल्कि ज़्यादा सही रहते हैं, वो अपने माँ बाप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। माँ बाप तो बच्चों को बिल्कुल ही क्रिपल कर देते हैं। सो एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस क्रिएट करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो भाई, काम के मामले में कोई चैरिटी नहीं है, हमने लोगों को इंडिपेंडेंट करना है। एक तो अगले से काम लेना है, लेकिन अगले को काम करना भी तो सिखाना है, और वो इंसान ऑन ग्राउंड खुद ही सीखता है। अब किचन की तरफ हम रुख करने लगे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड यंग लेडी हैं जिनका नाम है शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा। अब शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा भी तो एक शेफ़ हैं, लेकिन वो शेफ़ तब तक नहीं बनी जब तक उन्होंने किचन के अंदर खुद खड़े होकर चीज़ें बनानी नहीं सीखी। अगर इनको ऑनलाइन लोग रेसिपीज़ ही भेजते रहते हैं और इनकी अम्मा जो है वो चीज़ें तैयार कर करके इनको देती हैं और ये उसकी तस्वीरें खींच खींच के फ़ोन अपनी अपलोड करती रहती, तो खुद तो शेफ़ ना बनी ना, फिर तो इनकी अम्मा शेफ़ बन गई। सो द पॉइंट इज़, ऑन ग्राउंड खुद काम करना, एक एक चीज़ को सीखना, टफ टाइम से भी गुजरना, ये सब हमारी ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटे? बिल्कुल ठीक ठाक। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहोगी? मैं आज के टॉपिक के बारे में बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि आप 100% ठीक कह रही हैं कि लोगों को इंडिपेंडेंट करें, बल्कि चैरिटी ना करें। ऑब्वियसली आप चैरिटी भी कब तक कर लेंगे, क्योंकि अप्स एंड डाउन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और एक कोई लाइफ टाइम सोल्यूशन नहीं है ये चैरिटी करके। और अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी से मुराद है कि एक जो हम एहसान करते हैं ना लोगों पे, हाय उसके पास बच्चों की फ़ीस नहीं है देने को, आप वो ज़रूर दे दें, क्योंकि वो एक इमीडिएट ज़रूरत है खाने के लिए, मतलब रोटी नहीं है घर में खाने के लिए। लेकिन अगर एक इंसान इस परेशानी में है कि भाई मेरे पास, मुझे नहीं पता कि अगले महीने से मैं कहाँ से बच्चों की फ़ीस पूरी करूँगा या पूरा करूँगा, तो उसको फ़ीस पकड़ाने के बजाय उस बंदे के साथ बैठ के कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, कोई जॉब दिलवा दें, कोई ऐसा काम कर दें कि अगला बंदा अपना ख्याल खुद रख सके। क्योंकि ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि बेटे, हम लोग जब इस किस्म की चीज़ करते हैं और दूसरा हम पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है और बुरी तरीके से डैमेज होती है। और उससे एक तरह की और आदत भी हो जाती है। आदत तो पड़ ही जाती है, लेकिन जान अगले बंदे पे क्या गुजरती होगी, बार बार हर चीज़ को मांग मांग के कराना। हाँ, उससे भी होता है कि एक छोटी चीज़ के लिए भी मुझे कहना पड़ेगा, वो हेजिटेट करने लग जाता है। तो इससे बेहतर आप उसको कोई स्किल दे दो या फिर उसको कोई जॉब करवा दो। मैं यही चीज़ें तो ख़वातीन को कहती हूँ कि भाई हम मियाँ का फ़र्ज़ ज़रूर है कि वो आपके सर पे छत प्रोवाइड करे, आपकी बेसिक ज़रूरतों को कवर करे, आपको पॉकेट मनी भी दे। लेकिन अगर आपको डिज़ाइनर बैग लेने हैं और आपको जेवर बनवाना है और आपको बहुत महंगी चीज़ें चाहिए, तो फिर आप खुद जॉब कर लें। आप अगले से क्यों डिमांड कर रहे हैं? राइट। जो चीज़ उसकी जिम्मेदारियों के ज़ुमरे में नहीं आती, वो तो आप खुद कवर करें ना। और उसके लिए अगर आपको इधर उधर पैसे मांगने पड़े हैं तो ये बेवकूफ़ी है। फिर आप अपने लिए एक जॉब सिचुएशन क्रिएट करें, अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई ऐसी चीज़ करें ताकि आपके हस्बैंड पे भी प्रेशर ना पड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाएं, लेकिन इतना जोगा इंसान को होना चाहिए कि कुछ भी हो तो वो अपने आप को संभाल सके, कि मतलब वेट ना करे कि अगर फॉर एग्जांपल एक 10 रुपीज़ भी चाहिए तो वो हस्बैंड आएगा तो देगा, तो मैं फ़लाँ काम करूँगी। थोड़ा सा आप अपने आप को भी सॉर्ट आउट कर लें। और टफ टाइम से पहले देखिए व्यूअर्स, इसलिए हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपके पास सैलरी आती है या कोई वो इनकम आती है, उसका एक पोर्शन हर महीने आप साइड पे रखते सेविंग के तौर पे। थोड़ा सा सेव हो जाए, सोना ले लें या कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें और सेविंग्स कर करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दें कि अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वक्त आए तो आपके हाथ में कुछ तो, वरना सैलरी टू सैलरी तो बहुत मुश्किल हो जाता है बेटे मैनेज करना। थोड़ा सा पेट काट के अगर आप 4,000, 5,000, 2,000 हर महीने के साइड पे कर लेते हैं तो वो एक बड़ी रकम बन जाती है व्यूअर्स, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद। बट उसके लिए थोड़ा सा इंसान को दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। अब कमेटियाँ भी तो एक यही चीज़ है ना, लेडीज़ क्या करती है, वो कमेटी डाल देती हैं हर महीने। तो वो कमेटी डालती है तो एक बड़ी कमेटी आ जाती है तो उससे कोई चीज़ ले ली या कोई अपना मसला हल कर लिया, बाइक लेनी है हस्बैंड ने, कोई इस टाइप का काम करना है, अपनी कोई चीज़ पूरी करनी है तो बंदा कर लेता है।
सेंसिबल अंदाज में इंसान को चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आज किचन में क्या बन रहा है बेटा? आज किचन में बन रहा है अल्फ्रेडो पास्ता एंड हनी चिली विंग्स। ऑसम। ये दोनों बड़ी पॉपुलर डिशेस है। व्यूअर्स रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हर बंदा चाहे विंग्स की बात करे या पास्ता की बात करे, दोनों ही बच्चों बड़ों दोनों के फेवरेट है। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शेफ़ कनीज़ फातिमा से हम सीखेंगे अल्फ्रेडो पास्ता बनाना और उसके साथ साथ वी विल लर्न हाउ टू मेक विंग्स आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जी मैडम, आपने कहा कि आज हम हनी विंग्स बनाएंगे और अल्फ्रेडो पास्ता। तो विंग्स मेरे जिम्मे आपने लगा दिए। यस, अल्लाह आपको खुश रखे। ये आप बनाएंगी मेरा और बच्चा मैं जो है अल्फ्रेडो ना पास्ता। आते ही मेरे जिम्मे काम लगा देते हैं। मुझे कोई एक शेफ ऐसा मिल जाए जो मुझे कहे कि आप बैठें हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, मैंने सोचा बोर हो जाएंगी बैठे बैठे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एनीवे, खैर व्यूअर्स, ये भी एक मज़े का एलिमेंट होता है। बिकॉज द फैक्ट इज़ आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस दिन किसी ने कहा आपके पास इतने शेफ़ आते हैं, इतने ब्रिलियंट लोग, और इतना अच्छा ये लोग खाना बनाते हैं, आप बना लेती हैं वो सारी चीज़ें। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बैठ के तो सुन लेती हूँ, तो जब बंदा फिजिकली खुद बनाता है चीज़, तो तब एक्चुअली आपको पता चलता है कि चीज़ बनती कैसे। ऐसे ही है। सो आप ऐसा करें, एक तो ये मैंने विंग्स अभी फ्राई करने हैं, राइट? Yes, तो ये right. विंग्स की जो मैरिनेशन है और इसके सॉस का पहले बता दें, उसके बाद फिर अल्फ्रेडो पास्ता के इंग्रेडिएंट्स और तरीका बता दीजिएगा, और फिर हम साथ साथ बनाना भी शुरू कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द विंग्स। ये आप देख रहे हैं, ये विंग्स इस वक्त मैरिनेटेड है, राइट? मैरिनेटेड है और 2 to 3 आवर्स हो गए हैं इसको, मैंने स्टार्ट में मैरिनेट कर दिया था। और बात ये है कि आप ये ओवरनाइट कर दे तो क्या बात है। और ये एज इट इज़ फ्राई होंगे, इस पे कोई मैदा मुदा तो नहीं लगना? बिल्कुल भी नहीं, और हर चीज़ इसमें ऐड है। चलिए, तो फिर अब आप तो अपनी रेसिपी बताएं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जो इसमें चीज़ें जाएंगी हनी चिली विंग्स में। चिकन विंग्स 1 किलो, मैदा 2 कप, कॉर्नफ्लोर आधा कप, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, हनी चिली सॉस के लिए लहसुन 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, सोया सॉस हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस हस्बे ज़रूरत, शहद सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत। और एक और बात, अगर आपके पास शहद नहीं है तो उसका अल्टरनेट आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको आप ऐड कर। शायद एक हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो विंग्स हैं, अब वो जुगन आप फ्राई कर रही हैं, तो ये ओवरनाइट भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं और 2 to 3 आवर्स पहले भी। अगर ये जितने अच्छे से मैरिनेट हुए होंगे उतने फ्लेवरफुल होंगे और आपका अंदर से चिकन भी उतना ही टेंडर होगा। सो अब ये विंग्स फ्राई हो रहे हैं, मैं तब तक अल्फ्रेडो पास्ता की तैयारी करती हूँ। अच्छा, इसका सॉस जो है वो कैसे बनता है? इसका जो सॉस है वो ये है कि अभी आप जैसे ही फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के बाद हम दूसरे पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम फाइन चॉप गार्लिक ऐड करेंगे। फाइन चॉप गार्लिक ऐड करके उसको हल्का सा सौते करने के बाद उसमें चिली सॉस जाएगी, विनेगर जाएगा, सोया सॉस जाएगा, लाइट सा ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिलीज़। इनको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हल्की सी जब टेंडर हो जाएंगी, बिल्कुल ग्रीन चिलीज़ आपकी टेंडर नहीं होनी चाहिए, उसमें क्रिस्पीनेस होनी चाहिए। क्रिस्पीनेस होना चाहिए। जैसे ही वो आपकी स्लाइटली सी टेंडर हो जाएंगी, उसमें या आप चीनी डाल लें या हनी डाल लें और वो आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। और उसके बाद आपके ये जो फ्राइड विंग्स होंगे वो आपने या सॉस के अंदर ऐड कर दें या विंग्स को अच्छे से प्लेटिंग करके उसके ऊपर आप सॉस को ड्रिजल कर दें। दैट्स इट। अभी देखें ना, मैंने इस तरह करके उनको सेट किया, एक एक करके डाले, बिल्कुल एक एक करके डाले। जब आप सबको एक साथ फेंक देते हैं ना, तो वो अजीब सा घड़मास मच जाता है। वो इंडिपेंडेंटली कुक होएगा, एक साइड डन होगी, फिर दूसरी साइड को हम फ्लिप कर ऐसे उसकी मैरिनेशन भी नहीं हिलेगी ना उतरेगी। बिल्कुल। अब चलते और हैं। ये कितनी देर तक कुक करने हैं इस तरह? कितने को मिनट? इसको हम एक साइड को कम से कम 5 मिनट्स के लिए करेंगे और दूसरी साइड को भी 5 मिनट्स के लिए। ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई पे नहीं करना। हाई पे करेंगे तो जो उसकी आउटर लेयर होगी वो बिल्कुल अंदर से कच्चा जल जाएगी और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अंदर से कच्चा, बाहर से जल जाएगी और पक जाएगा, या बाहर से पक के अंदर से वो कच्चा बस विजुअली अच्छा लगेगा। वो सिर्फ विजुअली अच्छा लगेगा। और चीज़ वो बनानी है जो खाने में ठीक हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब नेक्स्ट क्या करने लगे हैं? नेक्स्ट अब हम ये करने लगे हैं, पानी जैसे कि आप देख रहे हैं बॉयल हो रहा है, तो अब हम बनाएंगे अल्फ्रेडो पास्ता। तो अल्फ्रेडो पास्ता के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबसे पहले मेंशन कर। मैं पास्ता डाल दूं बॉयल होने के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा पानी भी अब गर्म हो गया, तो आई वांट टू ऐड। सारा डाल दूं? जी सारा डाल दें। और इसके अंदर यूज़ नमक और ऑयल भी आपने डालना है, जो हम ये ले। नमक बिल्कुल इतना सा, सिर्फ एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा काम जो है वो डन हो जाए।
और ऑयल भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, जस्ट सो दैट। चले जी, हाँ अब आप बताइए था, मैंने कहा जब तक वो बन रहे हैं तब तक हम ये वाली चीज़ कर लेते हैं। अब अल्फ्रेडो पास्ता के इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएं। जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो हैं पास्ता 400 ग्राम, मैरिनेशन के लिए चिकन होगा 800 ग्राम, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च 2 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। अल्फ्रेडो सॉस के लिए मक्खन 4 खाने के चम्मच, मशरूम 1 कप, क्रीम 3 कप, दूध 3 कप, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, हरा प्याज गार्निशिंग के लिए। सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेक रेसिपी। ये बिल्कुल आपको फ्लेवरफुल लगेगी जिस तरह के रेस्टोरेंट का अल्फ्रेडो पास्ता होता है, ये बिल्कुल वैसे ही सिंपल सी है। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि आपने पास्ता बॉईल कर लेना है, और जो चिकन होगा, चिकन जो आपका 800 ग्राम है उसमें से आप 200 ग्राम्स को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, बाकी जो आपका 600 ग्राम्स है उसके आपने क्यूब्स कर लेने हैं। क्यूब्स करने के बाद जो आपका जो 200 ग्राम्स है उसको आपने मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट जो उसका ब्रेस्ट पीस होगा उसको आपने स्लाइस कट करके उसको मैरिनेशन कर लेनी है, उसको आपने ग्रिल करना है। वो जो पास्ता के ऊपर जो एक विजुअली प्रेजेंटेशन होती है, जो स्लाइसेस होते हैं ग्रिल चिकन के, वो वैसे आएंगे। ठीक हो गया। अब वो ग्रिल होने के बाद जो पास्ता की जो अल्फ्रेडो सॉस है उसमें आपने ये करना है कि आपने एक पैन में मक्खन डालना है, मक्खन के साथ साथ आपने थोड़ा सारा ऑयल भी ऐड करना है ताकि मक्खन जो होगा वो जलेगा नहीं। वो मक्खन ऐड करने के बाद आपने उसमें गार्लिक ऐड करनी है, गार्लिक ऐड करके उसमें जाएंगे मशरूम्स के बाद ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑरिगेनो, ये चीज़ें जाएंगी। और उसके बाद आपने डालनी है क्रीम डालने के बाद आपने ग्रेजुअली ऐड करना है मिल्क इसलिए ऐड करना है क्योंकि क्रीम की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो उसको रनी करने के लिए हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क आपने अगर 3 कप क्रीम है तो कम से कम 3 कप ही दूध होना चाहिए। अगर आपको और ज़्यादा रनी चाहिए तो आप 4 कप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको पास्ते की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी पसंद है। उसके अंदर मिल्क ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद जब वो बिल्कुल थिक होने लग जाएगा उसके अंदर आपने बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देना है। और जो आपका ग्रिल्ड चिकन है, ग्रिल्ड चिकन को आपने जिस तरह जब आप प्लेटिंग करेंगे तो वो उसके ऊपर आएगा, और लास्ट पे आपने गार्निश कर देना है विद स्प्रिंग अनियन। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपी। अभी देखो तुम्हारे विंग्स भी आई थिंक करीब ही हैं पकने के। करीब ही हैं पकने के। याद रखिएगा व्यूअर्स, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता चिकन को कुक होने में। सो इतना करना है कि आपके विंग्स डीप फ्राई हो भी जाएं। मैंने क्योंकि हमने पैन ऐसा रखा था तो आधे एक दफ़ा डाले और आधे सेकंड लॉट में डालेंगे। अब हम सॉस भी बनाने की तरफ आ जाएंगे। जी बिल्कुल, सॉस भी बनाने की तरफ आ जाएंगे। असल में चूल्हे कम तो तब तक मैं पास्ता के जो चिकन है उसको कट करती हूँ, आप विंग्स फ्राई करें। ठीक है। और उसका तरीका भी बता दें प्लीज़, क्योंकि होता ही है कि या तो लोग इतने बड़े बड़े चंक्स रखते हैं कि बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे, या इतने छोटे छोटे चंक्स होते हैं जो आपका चंक होना चाहिए ना वो बिल्कुल इस साइज का होना चाहिए। कीमा नहीं डाल सकता? नहीं, कीमा नहीं डाल सकता उसमें, वो एक बहुत हलवा टाइप बन जाएगा। कीमा बिल्कुल नहीं। कीमा नहीं। तो आपके जो उसके चंक्स होने चाहिए, अगर आप स्लाइस कट कर रहे हैं तो वो कम से कम इतना थिन होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। बिल्कुल सही था कि एक बाइट में आप खा सकें। बिल्कुल। मैं तो यही कहती हूँ कि 1 बाइट पीसेज होने चाहिए। अच्छा ये अब कितना और करूँ मैं? अरे क्यों, मुझे तो लग रहा है कि हो गए हैं। बस कि फ्लेम थोड़ी सी मीडियम करके विदिन 2 मिनट्स बाद आप अच्छा विंग्स को हम सॉस में कुक करेंगे कि नहीं? हम कर सकते हैं कुक। अगर हम कुक कर लेंगे ना तो जो उसकी आउटर लेयर है ना वो बड़ी सॉगी हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। तेल के छींटे भी साथ साथ। अच्छा एक चीज़ है जी कि इन रेसिपीज़ में से हम पहले से बना के कौन सी चीज़ रख सकते हैं, आप समझ रहे हो? पहले से बना के, क्योंकि देखो ना एंड टाइम पे बड़ी दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है, गेस्ट आने होते हैं, 4-5 डिशेस आपने तैयार करनी है, तो किस तरह इसको हम मैनेज कर सकते हैं कि चीज़ फ्रेश भी रहे? पहले से बना के तो आप एक तो दोनों चीज़ें नहीं रख सकते, और अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी भी हो जाए, उस टाइम फ्रेश भी रहे, तो आपने प्रिपरेशन अपनी ऐसे करनी है कि जो विंग्स हैं वो मैरिनेटेड हों, आपकी सॉस बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, तो जिस तरह आपको पता हो कि जी आपके गेस्ट आने वाले हैं, आप उतनी देर में जल्दी से विंग्स फ्राई कर लें, सॉस आपकी ऑलरेडी तैयार है, आपने बस जो फ्राइड विंग्स हैं उनको प्लेटिंग करनी है उसकी और उसमें सॉस ड्रिजल कर देनी है और आपके विंग्स तैयार। तो वो आपका पीछे सिर्फ
हार्डली 10 मिनट का काम रह जाएगा जब अगर विंग्स भी मैरिनेट होंगे और सॉस भी रेडी होगी। और रही बात पास्ता की, पास्ता का ये है कि इसको भी नहीं आप कर सकते क्योंकि जो पास्ता है ना वो सॉस को ना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वो उसके बाद वो रनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो बिल्कुल जुड़ सा जाता है। क्योंकि देखिए ना, ये जो अभी पास्ता है, हम इसको भी बॉईल करें या पानी भी गाढ़ा होता चला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर से स्टार्च निकल रही है। Exactly. तो आप अगर इसको बहुत ज़्यादा देर तक मतलब अगर इसके अंदर आप ज़रा थिक चीज़ डालेंगे तो वो और थिक हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस चीज़ को मद्दे, जिस तरह हम बनाते हैं कस्टर्ड, तो हम कस्टर्ड को थोड़ा सा रनी रखते हैं, वरना अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और सेम इसी तरह सूप का भी यही होता है। हाँ, अच्छा, आप मुझे चिकन विंग्स का बता दें। हाँ जी, चिकन विंग्स आप उतार लें। इट्स अब ये डन। मैं निकाल लूँगी ताकि हम अपने सॉस की तरफ भी तो जाए ना। बाकी के तो ऑब्वियसली हम विंग्स आपको ऑन एयर। और जो रही बात पास्ता की कि आप उसको किस तरह शॉर्ट टाइम पे मैनेज कर सकते हैं, वो ये है कि आप पास्ता पहले से बॉईल करके रख लें, पास्ता बॉईल करके रख लें। और जो सॉस है, सॉस बनाने में वैसे भी सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, वो कोई इतना टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है। और जो आपका चिकन है वो भी बिल्कुल ग्रिल्ड होना चाहिए पहले से, तो जिस तरह ही आपके गेस्ट वगैरह आ अच्छा, रहे हो। सॉस हमने किस पैन में बनाना है? सॉस इस इसमें बना लेते हैं। हाँ जी बेटे, आप ये उठा लेते हो प्लीज़। थैंक यू बेटे। ये जो आप हाथ देख रहे हैं ना साथ साथ, ये भी हमारी टीम के मेंबर्स के ही हाथ होते हैं, क्योंकि हमारा ये होता है कि साथ साथ आपको हम चीज़ें दिखाते जाएं। अब ये देखें ना कि विंग्स आपके फ्राई हो गए हैं और ये वेरी नाइस, यम्मी। इसके अंदर बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर जाएगा ऑयल। इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल जी। चलिए जी। और इसमें मैदा करना है ब्राउन, क्या करना है? नो 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 नो, ये मैं गार्लिक कट कर रही हूँ। गार्लिक कट करिए। तो हमारा ऑयल जब तक हीट अप हो रहा है, हमारे साथ कॉलर हैं आयशा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। प्यारी सी आयशा, कैसी हैं आप? इससे पहले कि आप कहें। मैं ठीक हूँ और आपका शो देख रही हूँ। अभी कुकिंग का सेगमेंट तो मुझे बहुत पसंद है आपका। भाई देखिए, कुकिंग का सेगमेंट मुझे भी बड़ा पसंद था, लेकिन मैं ना बुत बन के साइड पे बैठ जाती थी। फिर मैंने कहा यार मैंने भी बनाना है। तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन आपके कपड़े ये वो। मैंने कहा मैं कौन सा कोई वलीमे का जोड़ा पहन के बैठी हुई होती हूँ कि मेरे कपड़े। और बात ये कि देखिए, हम सारे जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं, या पास्ता भी साथ साथ चेक करी हूँ, हमारे घर में गेस्ट आते हैं या कोई भी मामला होता है तो हम भी तो खाना बनाते ही हैं ना, चाहे कितने भी तैयार हुए हुए हों। जी बिल्कुल, मैं देख रही थी पिछले दिनों आपने कुकिंग शुरू की है और बड़ा अच्छा लगता है, बट तेजी से एक्सपर्ट लोगों की तरह कर रही होती हैं। नहीं, सीख रही हूँ ना, इससे बेहतर क्या चीज़ है कि बंदा सीखे। अब इसमें गार्लिक डालना है हमने। जी बिल्कुल, गार्लिक डालना। और बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप बना रही होती हैं साथ, और जो है एंजॉय भी कर रही होती हैं। और पता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह जब हम कुक करते हैं तो हमें सीखने को ये मिलता है। और जैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं गई हुई थी पिछले दिनों उम्रे पर गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ हो गया खैर से? जी अल्लाह का शुक्र है। गई थी तो मैंने आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं की, जो है क्योंकि आप मुझे हमेशा याद रहती हैं, मेरी बहनों की तरह आप, और मुझे हमेशा आप याद रहती हैं। तो और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। और जो है आपका शो इतना ज़बरदस्त है। पिछले दिनों मैंने देखा ना, जब मैं वापस आई हूँ तो आपका ब्राइड और शादियों का भी सीजन चल रहा था, तो उसमें आप कुकिंग करती थी ना, तो मेरा दिल करता था रोज़ कि मैं बात करूं, लेकिन बस वो कॉल लगी नहीं रही। तो आज मेरी आपसे बात हो रही है तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज सारी बातें करूँ। क्या बात है। हमारा लेसन का क्या करना है बाजी, है ना, सड़ जाए। हाँ हाँ जी। तो आयशा मुझे बताइए कि आपको कुकिंग में सबसे ज़्यादा क्या बनाना अच्छा लगता है? मुझे कुकिंग का देसी या वेस्टर्न खाना? मैं दोनों तरह बना लेती हूँ, लेकिन देसी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, दोनों बनाती हूँ। और बेकिंग का मुझे बहुत शौक है, मैं बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। तो बेकिंग में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या बनाती हैं जिसकी हर बंदा घर पे डिमांड भी करता है? मैं 3 मिल्क केक बनाती हूँ, वो सबको मेरे हाथ का बड़ा अच्छा लगता है। यार वैसे किसी दिन हमें शो पे भी बनाना चाहिए 3 मिल्क केक। आप ऐसा क्या करती हैं जो उसको आउट ऑफ द बॉक्स बना देता है? बस शुगर में जैसे आम तरीके से बनता है ना, इसी तरह बनाती हूँ। लेकिन मेरी बेटी जो है ना, वो ज़्यादा एक्सपर्ट है इसमें। लेकिन ये है कि अब उसकी वो शादी हो गई है माशाल्लाह। तो मैं उसको बनाती हूँ, तो मैं सोचती थी मुझसे नहीं बनेगा क्योंकि वो ज़बरदस्त बनाती थी। लेकिन मैंने अपनी बेटी की रेसिपी से ही बनाती हूँ तो वो इतना ज़बरदस्त बनता है।
सब बच्चों को, सबको बहुत पसंद आता है, मेरे बहन भाइयों को, अम्मी को, सबको पसंद आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। भाई आप खुद इतनी अच्छी है तो आपके हाथ की बनी हुई चीज़ कितनी अच्छी होगी, सोचने की तो ये बात है ना। बस आपकी मोहब्बत है, और आप हालांकि हम मिले नहीं है, लेकिन ये है कि आप मेरे दिल में रहती हैं आयशा। मुझे जैसे ही पता चलता है ना आयशा का मुल्तान से फ़ोन है, तो चाहे आप आयशा हो या कोई और आयशा हो, सबसे पहले मेरे मुंह से भी साख्ता निकलता है, प्यारी सी आयशा, क्या हाल है तुम्हारा। जी बहुत शुक्रिया जुबैन, आप बहुत अच्छी हैं, खुद भी बहुत अच्छी हैं, आपका शो भी बहुत अच्छा है। और बस ये कुकिंग से ना मुझे आइडिया मिल जाता है, जब आप रोज़ शुरू करती हैं तो मुझे आइडिया मिल जाता है कि आज मैंने ये बनाना है। तो आज फिर अल्फ्रेडो पास्ता और हनी विंग्स ही बना लें घर वालों के लिए। जी बिल्कुल, ज़रूर, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी जान, खुश रहो, आबाद रहो, और दुआओं में तो याद रखती ही हो, हमारी दिल की धड़कनों का आप भी हिस्सा हो। थैंक यू आशु, थैंक यू मेरा बच्चा। अच्छा मैडम, Yes. कहाँ पहुँचे हैं हम यहाँ पहुँचे हैं कि कि जो विंग्स हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और सॉस भी रेडी हो गई है। सॉस में ड्यूरिंग द कॉल मैंने शुगर ऐड की है, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर एंड ग्रीन चिलीज। तो बस अब इसको अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, कहता कि जो नहीं, हरी थोड़ा सारा कुक करेंगे जो थोड़ा करेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर हरी मिर्ची है ना, उनकी जो मिर्ची है ना, वो जो अब सॉस में आ जाएगी। लगने वाली जो यहाँ पे पीछे जाके लगती है, उस मिर्ची को हमने मैनेज करना है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप विंग्स बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, पास्ता भी बॉईल हो गया है, चिकन कट हो रहा है, अब हम पास्ता की तरफ आएंगे। अच्छा, और ये हम इस पैन में बनाएंगे, जी राइट? बिल्कुल, इस पैन में बनाएंगे। सो अब हम इस पैन के अंदर जो है अपने पास्ता को बनाने की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब पास्ता के सॉस की तैयारी कैसे की जाती है? पास्ता की सॉस की तैयारी इस तरह की जाएगी, उसकी सॉस लास्ट पे बनाई जाएगी। पहले जो चिकन है वो रेडी होगा। तो आप चिकन को रेडी करेंगी, मैं तब तक चूल्हे को जलाऊंगी। हाय ला, चूल्हे का सारी चीज़ें जो घुमाती रहती है ना सेट के ऊपर। एक ये चीज़ होती है, जब दो खवातीन किचन में घुस जाती है ना, या मर्द और औरत में, तो दो लोग कोई घुस जाए किचन में तो सब अपनी टो में लगे हुए होते हैं। ऐसे ही है। अब ये देखिए ना, ये सॉस, अच्छा गलती लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट में सॉस तैयार करके ना उसको फारिग कर देते हैं। जब आपने इस तरह की पूरी पूरी हरी मिर्च डालनी है, इवन जब आपने बीफ चिली ड्राई में बनानी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या डालेंगे? इसके अंदर सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, ज़रा सा पानी जो है उसका ड्राई अप हो जाए, उसके बाद में ये मैं चीज़ें फ्री करती। ओए ये तो सिरका आ गया। हाँ जी। सो हमारी चीज़ें भी साथ साथ डन हो रही हैं। पास्ता जैसे कि हमने बताया एक साइड पे हम बॉईल कर चुके हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ठंडा पानी डाल के ना उसको हम वो कर देंगे, थोड़ा सा उसको कूल डाउन, ताकि उसकी जो चिपचिपाहट है वो कम हो जाए। ठीक हो गया एक तरफ। और अगर आपका पास्ता या मैक्रोनी परे परे अगर वो स्टिकी हो रहा है और वो जुड़ चुका है, तो आप एक दफ़ा उसे ठंडे पानी से गुजार लें, या नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी कंडीशन में वापस आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अब चिकन हमारी हो गई है रेडी? यस, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। नहीं तो मैं फिर ऑयल डाल के हमने सबसे पहले क्या ब्राउन करना है? सबसे पहले हमने चिकन ही ऐड कर अच्छा, सो नो गार्लिक, जिंजर, एनीथिंग? नो। ओके, सो ये हो गया हमारा। कितना डालूं? इतना काफ़ी? हाँ जी, बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ओके, अब ऑयल के अंदर हम डालेंगे चिकन, और चिकन को करना शुरू करेंगे हम ब्राउन। ये अब देखें ना, ये सॉस अब बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया है। ये देखो, ये बिल्कुल थिक हो गया है। Yes. एक ये देखें, ये दिखाना ज़रूरी था। अब हम इसको कर देंगे बंद। ठीक है ना, हमारा ये सॉस भी रेडी हो गया। हमारी जो ऑयल थी वो हमारे पास पड़ी हुई, आई थिंक ये हटा दिया आपने। क्या चीज़ चाहिए आपको? ऑयल जिसमें हमने विंग्स फ्राई किए थे वो हमारी कहाँ पे गया? हाँ जी, अब क्योंकि बाकी के विंग्स भी हमने करने हैं तो हम वो भी रेडी कर देंगे। असल में व्यूअर्स, बात है कि काउंटर स्पेस मेन चीज़ होती है कि हमारे पास प्रॉपर काउंटर स्पेस हो, ताकि हम चीज़ों को वो कर सके। ऑब्वियसली घरों के अंदर तो आपके पास ज़्यादा स्पेस ही होती है। साइमल्टेनियसली जब चीज़ें बनानी है तो याद रखने, क्योंकि मुझे भी एकदम से ख्याल है कि जो बाकी के विंग्स हैं हमने वो भी तो फ्राई करने हैं, आधों को टॉस तो नहीं करना ना ऑयल के अंदर। सो हम बाकी के विंग्स भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे। यहाँ पे हम अपनी चिकन को फ्राई करेंगे, और उसके बाद जैसे कि आपने बताया तरीका, उसको फॉलो करके हम अपना अल्फ्रेडो पास्ता का सॉस रेडी करके उसमें फिर सिंपल सा हमने वो टॉस करना है पास्ता को। तो चले, यहाँ पे तो ज़ोरों खरोश से मुर्गी इस तरह भी पक रही है, और अभी उसके अंदर भी विंग्स जाने वाले हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हम बात करेंगे गज़ल गायकी पे, और बल्कि कुछ प्यारा सा, कुछ अच्छा सा सुनते हुए ही आएंगे और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। सो गज़ल गायकी, उस पर डिस्कशन, ब्रेक के बाद।
दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादाए शब याद आया, फिर तेरा वादाए शब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। बैठ कर साये गुल में नासिर, बैठ कर साये गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया, हम बहुत रोए वो जब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल
याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। वाह वाह, क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स, आवाज़ सुनते ही पहचान लेते हैं आप लोग। यहाँ तो आपको चेहरा भी नज़र आ रहा है। हमारे बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट आर्टिस्ट वहादत रमीज़ साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम, और हमारे शो को अक्सर जो है वो अपना टाइम देते हैं और हम बड़े ग्रेटफुल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज तो आपके ही यॉनरा की बातें होनी है, तो आपको कैसे नहीं हम बुला सकते थे। नहीं, बड़ी नवाजिश है कि इस चीज़ पे, गज़ल पे ये काम हो रहा है, ये बड़ी बात है। और आपके साथी उनको भी इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद इरफान हमारे साथ हैं ढोलक पे, रियाज़ अहमद हैं तबले पे, एंड देन माजिद अली ख़ान है हारमोनियम पे। आपको भी वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, अब जिस पर्सनैलिटी, जिस हस्ती का इंट्रोडक्शन करना है उनका बैठ के हो नहीं सकता इंट्रोडक्शन, इसलिए हमारे साथ इस वक्त हमारे लिविंग लेजेंड है, एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जो अगर गज़ल गायकी की बात करें तो आजकल के ज़माने में इनके लेवल और इनके कैलिबर का कोई आर्टिस्ट ना तो आया और ना ही आएगा। ग्वालियर घराने से आपका ताल्लुक़ है। बेहतरीन क्लासिकल सिंगर, बेशुमार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हमारे उस्ताद साहब अपने नाम कर चुके हैं। गवर्नमेंट की जानिब से अगर सिर्फ बात करें तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। हमारे साथ द लिविंग लेजेंड उस्ताद फ़तेह अली खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात यह है कि व्यूअर्स, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं उनका बैठ के इंट्रोडक्शन करते हुए भी मतलब इंसान को सुकून नहीं आता। आपको फिर इंट्रोडक्शन करना है तो फिर इतनी बड़ी हस्तियों के सामने तो हमारा बैठना भी अप्रोप्रिएट नहीं बनता। तो सर, आपने वक्त निकाला, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मुझे पता है कि बहुत बेहतरीन होस्ट हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया है इन्फॉर्मेशन की। बहुत यंग एज पे माशाल्लाह इन्होंने बहुत इज़्ज़त कमाई, बहुत इनको लोगों ने रिस्पेक्ट और रिगार्ड दी। अपना शो भी ये जो होस्ट करते हैं उसकी खुद स्क्रिप्टिंग करते हैं। एक अगर कहीं लिविंग जीनियस हमारे साथ हैं तो द वेरी ब्रिलियंट हमारे अपने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के रियाज़ खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, और ख़ास तौर पे इन लोगों की मौजूदगी में आपसे मिलना हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सीनियर्स की इजाज़त से सर मैं बैठ जाऊँ, इजाज़त है? आपकी इजाज़त के बगैर तो वो उन्होंने भी कहा कि हम शुरू नहीं करेंगे। और यही तो बात है व्यूअर्स, यही तो वो अदब होता है और रिगार्ड होता है। वादत भाई ने सबसे पहले कहा, और सारे जो हमारे म्यूजिशियंस भाई हैं सारे जो आए हैं और पहले खान साहब से इजाज़त ली। व्यूअर्स, गज़ल गायकी या क्लासिकल म्यूज़िक की भी अगर आप बात करें तो ये बड़े अदब का काम है, ये बड़े रिस्पेक्ट और रिगार्ड का काम है। इस म्यूज़िक के थ्रू आप तमीज़ और तहजीब भी सीखते हैं। राइट के रॉन्ग रियाज़ भाई? यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, आप 100% ठीक कह रही हैं। बेसिकली तो जितनी भी गायकी की फॉर्म्स आप ले लीजिए, उसमें अगर हम गज़ल की बात करें तो गज़ल बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर है कोई ना कोई शायर ही लिखता है। वो वली दक्कनी से आप शुरू कर लीजिए, और वली दक्कनी के बाद से आप हमारी आज की जनरेशन तक आ जाइए। मतलब आप वली दक्कनी के बाद गालिब की बात कीजिए, मीर दर्द की बात कीजिए, मीर तकी मीर की बात कीजिए, हैदर अली आतिश की बात कीजिए। आप पाकिस्तान में अगर हम बात कर लें तो इवन हज़रत इकबाल की बात कीजिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनकी नज़में बड़ी मारूफ, लेकिन उन्होंने भी कुछ गज़लें लिखी। फिर उसके बाद आप अहमद फराज साहब की बात कीजिए, परवीन शाकिर की बात कीजिए, नासिर काज़मी साहब की बात कीजिए। अभी जो हम गज़ल सुन रहे थे ये नासिर काज़मी साहब की लिखी हुई गज़ल। और गज़ल का बुनियादी तौर पे तो वो कहा जाता था कि गज़ल जो है वो है ख़वातीन से गुफ्तगू करना, या गज़ल का मतलब था कि जब ग़िज़ाल को, जब हिरन को शिकारी पकड़ने लगते हैं तो उसके मुँह से जो दिलदोज़ चीख निकलती है उसको गज़ल कहा जाता था। लेकिन हमारे इन बड़ों ने, जिन्होंने लिखी गज़ल, उन्होंने हमें फिर बताया कि मतला क्या है, मक्ता क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, तशबीह, इस्तारा, और उसमें जो जो कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया। और ख़ास तौर पे नासिर काज़मी की जो गज़ल जो है, इसमें हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतला मक्ता के साथ साथ काफ़िया रदीफ़ तक। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, गज़ल गायकी बाकी म्यूज़िक से कैसे मुख्तलिफ है? गज़ल गायकी नहीं है,
गज़ल जो है वो एक सिन्फ है और ये क्लासिकल में से निकली हुई है, क्योंकि जो भी बेस मौसीकी है वो क्लासिकल मौसीकी है। गज़ल जो है वो क्लासिकल मौसीकी नहीं है, वो तो तरतें बनती हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर साहब बनाते हैं, उसी के ऊपर चलते हैं। लेकिन जो गज़ल की गायकी नहीं है, सिन्फ है। गायकी जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक की होती है। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने गज़लें गाई हैं और बहुत अच्छी कंपोजिशन भी बनी है। तो लेकिन गज़ल गायकी की तरफ अब रुझान, गज़ल की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम हो गया है। और पहले गज़ल गायकी की तरफ भी जो लोग गज़ल की तरफ जी जो आते थे, वो जैसे कि आपने कहा खान साहब, वो बेसिकली क्लासिकल सिंगर्स थे। जो जिन लोगों ने अच्छी गज़ल पढ़ी या सुनाई, ये वही लोग हैं जिनका क्लासिकल बेस थी। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स मतलब आपको एक गला चाहिए होता है, एक आवाज़ चाहिए होती है। इट्स नॉट दैट सिंपल, राइट? अच्छा, गज़ल गायकी में ना बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने फिर ये किया कि वो जिस तरह से खान साहब ने फरमाया कि वो उनकी बेस तो क्लासिकल था, क्लासिकल उन्होंने सीखा हुआ था, और जिस बंदे को क्लासिकल आता है वो जब गज़ल सुनाएगा, वो जब आपके सामने गज़ल पेश करेगा, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अब देखिए ना, मैडम जी की आवाज़ में हमने दिल धड़कने का सबब याद आया, मतलब बेसिकली तो उन्होंने ये गज़ल परफॉर्म की थी। अच्छा, लेकिन इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न का, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो तरन्नुम प्रोग्राम किया, ये तरन्नुम प्रोग्राम की ही है, और इसके लिए क्रेडिट भारत और हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर को जाता है, क्योंकि तरन्नुम 2 दफ़ा जब पेश किया गया तो उसमें ही ये गज़ल जो थी वो बनी और वो गज़ल जो थी वो पेश की गई। लेकिन मैडम के साथ तो एक प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने क्लासिकल बेस थी, वो उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ था, और वो हम उनके नगमों की बात कर लीजिए, उनके फिल्मी गानों की बात कीजिए, लेकिन उन्होंने गज़ल को भी एक अलग फॉर्म दिया। गज़ल में हमारे पास बड़े बड़े फ़नकार रहे, बड़े बड़े ऐसे लोग रहे, मतलब आप मलका तगज़्ज़ुल, आप फरीदा खानम जी की बात कर लीजिए, आप इकबाल बानो जी की बात कर लीजिए, आप मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम की बात कर लीजिए, ये वो बड़ी हस्तियाँ अब जैसे खान साहब भी अभी ब्रेक में कह रहे थे कि फरीदा खानम की कैसे, मैडम की कैसे बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, फरीदा खानम लेजेंड, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। और जैसे खान साहब अपनी ज़िंदगी में एक लिविंग लेजेंड बुलाए जाते हैं, तो उनको भी उनकी ज़िंदगी में ही लिविंग लेजेंड बुलाया गया है ऑलवेज, क्योंकि उनका गला, उनका आवाज़। जी सर। मैं गुजारिश करूं कि बेस मौसीकी तो क्लासिकल है जी, और जो क्लासिकल सीख कर गाएगा वो समझ सोच कर गाएगा और पक्का गाएगा। जैसे मैडम नूरजहान है, इन्होंने भी सीखा। मैडम फरीदा खानम है, इन्होंने ये क्लासिकली गाती थी पहले, तो गज़ल भी इन्होंने बाद में शुरू की। तो बड़े बड़े लोगों ने इस तरफ गज़ल की तरफ जो ध्यान दिया, जैसे मेहदी हसन है, ग़ुलाम अली है, इन लोगों ने, ग़ुलाम अली ने भी एक नई जिद्दत दी गज़ल में। मेहदी हसन जो है, उन जैसी गज़ल जो है वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में तो नहीं, हिंदुस्तान में भी कोई नहीं गाता। शहंशाह गज़ल, क्योंकि सबसे जो उत्तम बात है वो आवाज़ की है जी, और आवाज़ ही नहीं है और पता नहीं क्या गाता है, तो हमको भी समझ में नहीं आता कि करता क्या है। बिल्कुल खुशगुलू होना, आवाज़ में सुर होना, उसमें मज़ा होना, उसमें दर्द होना, उसमें उतार चढ़ाव का हिसाब किताब जो है वो उसको आता होगा तो वो अच्छी तरह गाएगा। बिल्कुल, अगर वो सीख कर नहीं गाएगा तो अच्छा नहीं गाएगा। बिल्कुल। तो मैडम जी की ही एक और गज़ल सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन मैडम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे मज़ीद, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो दिन कैसे हो सकता है कि हम हमारे जो मेल गज़ल सिंगर्स हैं उनकी बात ना करें। जी, तो मैडम जी के बारे में कुछ बात कह के फिर हम बादत भाई आपकी तरफ मैं बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ। मैडम देखें, मैंने जिस तरह से पहले अर्ज़ किया कि मैडम की गज़लें जो हैं वो ज़्यादातर हमने पाकिस्तान टेलीविज़न ने रिकॉर्ड की हुई हैं। मैं उसे हम इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है ये हमारा टेलीविज़न है एंड वी ओन दैट। मैडम ने ज़ाहिर फिल्मी गीत उन्होंने गाए, लेकिन फिल्मों में भी गज़लें और नज़में मैडम की हैं। लेकिन मैडम चूँकि क्लासिकल बेस थी, और उसी तरह से जैसे अभी खान साहब फरमा रहे हैं कि देखिए आप पटियाला घराने की बात कर लीजिए, अमानत अली खान साहब की बात करिए। अमानत अली खान साहब ने जितनी गज़लें गाई हैं वो चूँकि बेस थे,
उसमें क्लासिकल में, इसलिए फिर हामिद अली खान साहब आजकल भी गा रहे हैं गज़ल, तो वो बेस्ड वही क्लासिकल है। और मैडम के साथ भी कमाल यही था कि मैडम चूँकि क्लासिकल बचपन से सीख के आई थी, इसलिए मैडम को अबूर था। और मैडम का फिर इसमें सीखना तो बचपन से ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसमें यह है कि तलफ़ुज़ अदायगी आपकी मैडम का तलफ़ुज़ जो है, मैडम की अदायगी जो है, मैडम ने जो कुछ गा दिया है, हम जैसे लोग जो रेडियो करने वाले या टेलीविज़न करने वाले, मेरे ज़हन में हमेशा वो आता है कि मैडम ने जो चीज़ गा दी भी ना, उसके लिए यू डोंट नीड टू कंसल्ट एनी डिक्शनरी। आपको कोई डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। मैडम का तलफ़ुज़ वो ज़बर ज़ेर जो है ना, वो मैडम की बिल्कुल क्लियर होगी। इसके अलावा अब हो ही नहीं सकता कि आपने मैडम ने कभी कोई लफ्ज़ कहीं पे गलत कर दिया हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये वो बड़े लोग हैं जो क्लासिकल बेस्ड हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो क्लासिकल बेस्ड बंदा होगा वो सभी कुछ गा सकता है और सभी कुछ वो सुर में ही फिर गाएगा। अब आप सुर में हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? जी मैडम नूर जहाँ जी की गाई हुई है गज़ल, नीयत शौक भर ना जाए कहीं। वाह, बहुत मुश्किल अच्छा मुश्किल। बेस्ट ऑफ लक। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं।
कुछ देर रो ही लेना सिर, आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया मेरे प्यारे भाई ने मैडम जी को। हम बात कर रहे हैं एक्चुअली पाकिस्तानी गज़ल की, एंड वी आर टॉकिंग, अब हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तानी गज़ल को। सब कॉन्टिनेंट में भी आप जानते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट में गज़लों को बहुत पसंद किया जाता था और जाता है, लेकिन ये ट्रेंड अब कम होता नज़र आ रहा है और हम इसी पे अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे। तो अब नेक्स्ट ब्रिलियंट आर्टिस्ट लेजेंड जिनकी हम बात करेंगे वो कौन है रियाज भाई? मेरे ख्याल है मेहदी हसन साहब की बात करना ज़रूरी है, मेहदी हसन खान साहब की गज़ल के हवाले से, क्योंकि शहनशाह गज़ल उन्हें कहा गया और बिलाशुबा वो शहनशाह गज़ल जिनसे न सिर्फ हमारे बहुत सारे फ़नकारों ने इंस्पिरेशन ली, वो परवेज़ मेहदी साहब की बात कर लीजिए, वो गुलाम अब्बास साहब की बात कर लीजिए, वो आसफ़ मेहदी की बात कर लीजिए, वो ताहिर मेहदी की बात कर लीजिए, उनके अपने बेटे आजकल भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। और उसके बाद मेरा ख्याल है क्रेडिट बहुत सारा मेहदी हसन खान साहब को जाना चाहिए। और मैडम नूर जहाँ जिनको सुनती थी और जिनके बारे में वो कहती थी कि एक दफ़ा उन्होंने कहीं गज़ल दूर से किसी रेडियो से चलती हुई सुनी और फिर वो वापस गई कि ये कौन बंदा है जो गा रहा है। और मेहदी हसन खान साहब भी चूँकि क्लासिकल बेस्ड थे, उनके नस्ल दर नस्ल क्लासिकल गाने वाले वो लोग थे और अपने वालिद से अपने चचा से सीखने के बाद वो आए और उन्होंने कमाल किया। वो बेसिकली अपने टाइम के एक इनोवेटिव इंडिविजुअल थे, क्योंकि उस वक्त गज़ल गायकी को एक तरह से पॉप म्यूज़िक या पॉपुलर कल्चर समझा जाता था। एक्चुअली तो गायकी होती थी, जैसे कि खान साहब ने भी कहा, कि क्लासिकल होती थी, लेकिन जो लोग फिर गज़ल की तरफ आए वो एक तरह से इनोवेशन लेके आए, जिसको आजकल हम पॉप म्यूज़िक कहते हैं या पॉपुलर म्यूज़िक कहते हैं। वो उस वक्त का पॉपुलर म्यूज़िक था, राइट रियाज भाई? बिल्कुल ठीक। तो क्या सुनाएंगे मेरे प्यारे भाई? जी जनाब मेहदी हसन खान साहब की गज़ल है खूब फैल गई, सुभान अल्लाह। वाह, परवीन शाकिर की लिखी हुई प्रोफेसर। सूरत। और ये देखिए उस्ताद ये दरबारी में है, राग दरबारी में। खूब फैल गई बात शनासाई की, खूब फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू
की तरह मेरी पजीराई की खूब फैल गई बात शनासाई की। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की खूब फैल गई बात शनासाई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की खूब फैल गई बात शनासाई की। वो कहीं भी गया, वो कहीं भी वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की खूब फैल गई। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तेरा पहलू तेरे
पहलू तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शब तन्हाई की, तुझ पे गुजरे ना कयामत शब तन्हाई की। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब फैल गई बात शनासाई की। वाह क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आदत रमीज़, क्या कहें इनके बारे में? बहुत शुक्रिया। बस कोशिश है कि ये जो काम ख़त्म हो रहा है ये इंशाल्लाह इसे हम ज़िंदा रखें और रिवाइव करें, हम इसको बिल्कुल, वापस लेके आएं। क्योंकि ये जो बड़े नाम हुए हैं ना, ये मेहनत के साथ साथ इनका मजाज भी वैसा ही था, बिल्कुल क्योंकि मौसीकी मजाज का नाम है। आपका जैसा मजाज है वैसी आवाज़ है। क्या बात है। और ये आपकी इस बात के साथ जरा किचन में भी नज़र डालिए, वो आपके बाजू में हमारी बच्ची जो है वो खड़ी हुई है और पता नहीं क्या सिचुएशन हुई है। वो भी चीज़ें सुर में बना रही हैं। वो भी चीज़ें सुर में ही बना रही हैं। जी बेटे। सो सिचुएशन ये है, अल्फ्रेडो पास्ता भी रेडी है और हनी चिली विंग्स भी रेडी हैं। ऑसम, एब्सोल्युटली वंडरफुल। जी, तो चीज़ें डन हो गई, Yes, done. यहाँ पे भी काम डन हो रहा है। मेहदी हसन साहब की अगर बात करें, शहनशाह गज़ल की, तो खान साहब आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मेहदी हसन साहब के बारे में आपका एक व्यू एज एन आर्टिस्ट योर सेल्फ क्या है? मेहदी हसन जैसा गज़ल गायक कोई भी नहीं है और सीखे हुए थे। वो क्लासिकल गाते थे, लेकिन क्लासिकल में उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े उस्ताद थे, इसलिए उन्होंने फिर ये रास्ता अख्तियार किया। आवाज़ जो था उनका वो नीचे था, ऊपर बंद था, लेकिन जितना भी था मैंने कभी उनको बेसुरा गाते नहीं देखा। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और गाने में सुकून और बड़े बुर्दबारी के साथ, कोई कंट्रोल के साथ ना। 420 नहीं, गाने में भी 420 करते हैं कई। तो आजकल तो सिर्फ 420 ही करते हैं सर, आजकल तो सिर्फ 420 ही करते हैं। अब तो ट्यूनर से बड़ी 420 क्या है वादत भाई? एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये लोग अभी हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल, ये बड़े ठीक है। लोग, ये वो लोग हैं खान जो साहब, उस्ताद फतेह हमने अली खान साहब, पूरी ज़िंदगी फ़न मौसीकी को दी है। बेशक मैंने अकेले ले नहीं, कई पुश्तें हो गई हैं। तो उन्होंने आखिर ये लुबे लुबाब है कि जो सीख कर करेगा वो सही करेगा, जो सीख कर नहीं करेगा वो सही नहीं करेगा। खान साहब जो सीख के करेगा उसकी उम्र होगी, वो ही जिंदा रहेगा। मतलब अल्लाह इज्जत साहब को दे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन मेहदी मैं हसन गुजारिश के जो करना वालिद चाहूँगा। साहब थे वो धुरपद गाते थे। ठीक है। उनका नाम था अजीम अजीम खान खान। अजीब का और इनके चचा का इस्माइल खान, ये धुरपद गाते थे। और यहाँ पर पंजाब में धुरपद गाई जाती थी, ख्याल की गायकी नहीं थी। ख्याल की गायकी हमारे बुजुर्ग लेकर आए थे। बिल्कुल। जी हाँ, उन्होंने बड़े ग़ुलाम अली खां के वालिद और ताया चचा काले खां और अली बख्श खां को ये तालीम दी। शगन साहब जो थे, इनके दादा ने शागिर्दी अख्तियार की। और भाई अत्तू जो थे इनके दादा, वो शागिर्द थे। एक भाई इनके
रशीद अत्रो वालों के कोई दादा थे, वो शागिर्द हुए। उन्होंने ख्याल की गायकी जो है उसमें बड़े मसाले हैं, बिल्कुल तो वो गाना जो है वो सबसे मुश्किल है। बिल्कुल सही। और जो ख्याल की गायकी गाता है, जो गायक है, गायक जैसा तो कोई भी नहीं होता। जितना हम जानते हैं ये नहीं जानते। सही। ये म्यूज़िक डायरेक्टरों के ऊपर है कि म्यूज़िक डायरेक्टर ने कौन से राग में बनाई, तो उस पर आदमी शुरू हो गया उसी तरह से। लेकिन मेहदी हसन साहब बहुत सुरीले, बहुत लाजवाब और बहुत फहमीदा और बहुत अच्छे गुलूकार थे। अच्छा देखें, इसी में ये जो अभी गा रहे थे खूब बखूब फैल गई बात शनासाई की, परवीन शाकिर साहबा की। परवीन शाकिर साहबा का देखें, उनकी खुशबू ले लें, उनकी इनकार ले लें, माहिनात माम ले लें, खुद कलामी, उनकी सारी किताबें हैं। लेकिन इसका क्रेडिट, उनकी बहुत सारी गज़लें बड़ी मारूफ़ हैं, बहुत सारी नज़में बड़ी मारूफ़ हैं और मोहब्बत की शायरा वो हमेशा से कहलाती हैं। लेकिन इस गज़ल का कमाल ये है कि मेहदी हसन खान साहब ने इसको गाया और आज सब लोगों को याद आई। ये खूबकू फैल गई बात शनासाई की, आज सब लोगों को याद इस वजह से है कि मेहदी हसन खान साहब ने इसको राग दरबारी में कंपोज करके उसको गाया, और जो हम जैसे आम लोग हैं उन्हें भी समझ आती है। और उसका क्रेडिट बाहर तौर पर परवीन शाकिर साहबा को तो है ही है कि उनकी शायरी है, लेकिन बहुत सारा क्रेडिट मेहदी हसन खान साहब को जाना चाहिए। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिनकी हम बात करना चाहेंगे, दैट इज़ ऑफ कोर्स गुलाम अली खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब। उनकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ सेट पे लिविंग लेजेंड उस्ताद फ़तेह अली खान साहब हैं। देन वी हैव विद अस वहादत रमीज़, अ ब्रिलियंट स्टार ऑफ आवर इंडस्ट्री माशाल्लाह। एंड देन ऑफ कोर्स उनके साथ ही मोहम्मद इरफान, रियाज अहमद एंड माजिद अली खान। और रियाज खान जो मेरे भाई हैं, इंडस्ट्री में मेरे बिगेस्ट सपोर्टर हैं, और अदरवाइज़ इन लाइफ भी मेरे सबसे बड़े सपोर्ट करने वाले, गाइड करने वाले, मेरे तो अगर मैं कहूँ मेंटोर एज फार एज म्यूज़िक एंड गाइडेंस एंड मीडिया एंड नॉलेज इज़ कंसर्न, तो रियाज भाई हैं। तो रियाज भाई, आज के शो को कंक्लूड करते हुए हम किसकी बात करते हुए शो को कंक्लूड? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि आपने मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां की बात कर ली, उस मेहदी हसन खान साहब की बात कर ली, अब गुलाम अली साहब की बात करना बहुत ज़रूरी है। और गुलाम अली साहब अपने एक वर्जन के, अपने जॉनरा के एक स्पेशलिस्ट हैं, और कुछ शक नहीं है कि उन्होंने जितनी खूबसूरत गज़लें हम तक पहुँचाई हैं, हम उनकी गज़लें जो है हमारे हमसाया मुल्क की फ़िल्मों में भी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, वहाँ पे भी इस्तेमाल हुई। हमारी फ़िल्मों के लिए भी उन्होंने कुछ गज़लें, कुछ गीत गाए, लेकिन असल कमाल उनका गज़ल ही है। अब वहादत रमीज़ को चूँकि मुझे पता है बहुत कुछ आता है, तो मेरा ख्याल ये है कि इनसे एक फरमाइश हम करेंगे। मेहदी गुलाम अली साहब की गाई हुई एक गज़ल है, बुनियादी तौर पर ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की लिखी हुई गज़ल थी और उसका फ़ारसी में थी। उसका तर्जुमा सूफ़ी तबस्सुम साहब ने किया, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने, और तर्जुमा जो है वो इतना मारूफ़ हुआ, तर्जमे की जो गज़ल है वो इतनी मारूफ़ हुई कि वो जो असल थी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब वाली, वो कहीं पीछे रह गई, और ये जो तर्जुमा है पंजाबी में तर्जुमा किया हुआ, वो बहुत पॉपुलर हो गई। तो मेरा ख्याल ये है कि वो हमें इनसे रिक्वेस्ट करनी है, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार आजा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, बाकी जाहिर है क्रेडिट वहाँ पर होगा। इजाज़त है खान साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें जी। जी। मेरे शौक दानी इतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार आजा। मेरे शौक दानी इतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार आजा। में लड़न बहानने लबनाए, कि तू सोचनाए सितमगार आजा। मेरे शौक दने इतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार आजा। में लड़न बहानने लबनाए, कि तू सोचनाए
सितमगार आजा, मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू। भावें हिजर ते भावें विसाल होवे, वक्खो वक्ख दोहां दियां लज़तां ने। भावें हिजर तैनू। तू सादा ते तेरा दिल सादा, तैनू एवें रकीब कुरा पाया। तू सादा ते तेरा दिल सादा, तैनू एवें रकीब कुरा पाया। जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया, जे तू मेरे